नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। काफी सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है आज। काफी इंपॉर्टेंट डे एंड काफी हैपनिंग डे था ओवरऑल मार्केट्स के लिए एंड ओवरऑल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सारी न्यूज की आज डिस्कशन होगी। शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे पहली न्यूज है अबाउट द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिन्होंने डिसाइड किया है टू कट इंटरेस्ट रेट्स। तो ईसीबी जो है उन्होंने डिसाइड किया कल कि वो अपने जो डिपॉजिट रेट्स है वो 25 बेसिस पॉइंट से कट करेंगे एंड इस रेट को अब वो लाए हैं 3.5% को। तो काफी एंटिसिपेटेड मूव थी। एंड यूरोपियन सारे नेशंस में प्रॉब्लम ग्रोथ का है। ग्रोथ का प्रॉब्लम जहां पर ज्यादा है वहां पर रेट कट की साइकिल जल्दी शुरू हो रही है एंड वो थोड़ी फास्टर भी है, ये देखा जा रहा है। तो यही ट्रेंड अगेन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। इससे पहले भी उन्होंने कट किया था जून के मंथ में। एंड हालांकि इन्फ्लेशन अब थोड़ा सा स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर पहुंचा है, उनका 2% का टारगेट है, बट स्टिल ग्रोथ अब तक उतनी जितनी उनको एक्सपेक्टेड है उतनी ना होने की वजह से हो सकता है कि वो ज्यादा जल्दी में है टू कट रेट्स हियर। डिपॉजिट रेट 25 बेसिस पॉइंट से गिरा है, लेकिन रीफाइनेंसिंग रेट जो है उसको कट किया है ईसीबी ने बाय 60 बेसिस पॉइंट्स। जुलाई में सेंट्रल बैंक ने अपना जो बेंचमार्क डिपॉजिट रेट था वो अनचेंज रखा था। उससे पहले जून में उन्होंने अपने रेट्स जो थे वो कट किए थे। तो उसके बाद ये एक नेक्स्ट रेट कट ऑलरेडी हो गया है। उस मीटिंग के बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है यूरोजोन में वो स्लो हो गया है टू अ 2 ईयर लो ऑफ 2.2%। कुछ सर्विसेज इन्फ्लेशन जो था वो बढ़ गया था, लेकिन मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि वो पेरिस में हुए ओलंपिक्स की वजह से ही था। इट इज नॉट इकोनॉमी रिलेटेड पर से। पॉलिसी मेकर्स जो है ईसीबी के, उन्होंने नोट किया है कि रीसेंट इन्फ्लेशन फिगर्स जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए हैं। एंड प्रायर ग्रोथ आउटलुक जो था उनका फॉर प्राइस ग्रोथ यानी इन्फ्लेशन का जो आउटलुक था वो 2.5% इज फॉर 2024, 2.2 फॉर 2025 एंड 1.9 फॉर 2026, ऐसा उन्होंने बताया है। हालांकि ईसीबी ने रेट कट के साथ ये बता दिया है कि उनका जो फोरकास्ट है फॉर यूरोजोन्स इकोनॉमिक ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्मॉलर कंट्रीब्यूशन जो है वो डोमेस्टिक डिमांड का रहेगा इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो वो थोड़ा सा लोअर उन्होंने अपना फोरकास्ट जो है वो कर रखा है। 20 कंट्रीज का यूनियन है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। अगली जो न्यूज है दैट इज अबाउट गोल्ड। तो गोल्ड के प्राइसेस हिट कर गए हैं ऑल टाइम हाई। वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड इन यूएस डॉलर टर्म्स। तो 2550 यूएस डॉलर्स के प्राइस तक ये पहुंच गए हैं। इसका रीजन मेनली यही है जो हमारी एक और न्यूज है विच इज द यूएस पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो कल आया था। तो इसी डेटा के बाद कुछ चेंजेस होने लगे मैक्रो टर्म्स में अगर हम देखें तो फास्टर देन फोरकास्ट, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़े ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर यूएस के पीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा अगर हम देखें तो उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए। दोनों ही डेटा इस पर सिग्नल करते हैं कि रेट कट्स शायद हो सकते हैं अगले हफ्ते में, बिकॉज दोनों डेटा यही पॉइंट करते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होने लगी है। तो ऐसे में कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो जनरली रेट कट्स के ही डिसीजंस लेता है। एंटिसिपेशन काफी टाइम से है कि इस बार फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट्स करके ही रहेगा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है उसकी फाइनल डिमांड इंक्रीज हुई है बाय 0.2% ऑन मंथ बेसिस, जबकि पिछले महीने में ये डी ग्रो हुआ था। तो यहां से ये अगेन इंक्रीज होता हुआ दिखा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की जहां तक बात आती है तो वो 2000 से बढ़ गए हैं इस हफ्ते में। पिछले हफ्ते में थोड़े से घट गए थे। गोल्ड मार्केट के हिसाब से ये अच्छी चीज इसलिए देखी गई क्योंकि अगर रेट कट साइकिल शुरू होती है तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, कम यील्ड्स मिलेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स की ओर जाएगा, विच इंक्लूड्स समथिंग लाइक गोल्ड। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों की बात करते हैं। कल मार्केट्स काफी ऊपर रहे, स्पेशली 2 बजे के बाद। मेनली अगर सेक्टरल इंडाइसेस देखने जाएं तो मेटल इंडेक्स वाज अप बाय मोर देन 3% यस्टरडे। मोस्टली एंटिसिपेशन यही है कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, जिससे मेटल जैसे साइक्लिकल सेक्टर्स में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। मेनली एनालिस्ट्स का ये ओवरऑल ये कहना है कि मेटल स्टॉक्स करंटली ग्लोबल फोकस में है। अगर
यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट करता है तो यहाँ पर बड़ा बुलिशनेस एक तरीके से हम कह सकते हैं वो हो सकता है 17th और 18th सितंबर को। फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जहां पर डिस्कशन होगा अबाउट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो काफी ऑप्टिमिज्म है कि रेट कट्स इस बार होंगे। ग्लोबल फ्रंट पर जहां तक देखें तो इंटरेस्ट कट्स अगर यूएस में होते हैं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मेटल प्राइसेस इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत जो ओपिनियन है सारे एनालिस्ट का वो यही है कि चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज ये फिर भी एक मेन ड्राइवर रहेगा मेटल के मार्केट्स के लिए, एंड मेटल के जो प्राइसेस है वो इसी से ड्राइव होंगे रादर देन द यूएस फेडरल रेट कट्स। इंडिया में अगर हम देखें तो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उसका एक्सटेंशन हुआ है टू सर्टेन ग्रेड्स ऑफ स्टील फॉर अनदर 5 years, तो इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के जैसे देखा जा रहा है। ये मूव बेनिफिशियल हो सकता है एंड स्पेशली क्योंकि इंडिया सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टील इंपोर्ट करता है फ्रॉम वियतनाम अंडर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो इस हिसाब से डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के लिए ये थोड़ी सी बुलिश न्यूज हो सकती है, ऐसा कुछ एनालिस्ट का मानना है। इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर्स कल सामने आए थे। अगस्त के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं 3.65%, लेकिन फूड इन्फ्लेशन इज अ बिट हाई एट 5.66%। तो रिटेल इन्फ्लेशन अगेन जुलाई के मंथ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 3.6% था जुलाई में, वो अभी 3.65% हो गया है एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो 3.65% पर अगस्त का जो ये सीपीआई नंबर है दैट इज द सेकेंड लोएस्ट इन द लास्ट 5 years, एंड आरबीआई का जो टारगेट रेंज है ऑफ 4% उसके विद इन है ये। लेकिन लाइक आई सेड फूड इन्फ्लेशन वाज अ बिट हाई। ये जुलाई के मंथ से भी थोड़ा सा बढ़ गया है, जुलाई में ये 5.42 था, वो भी 5.66% हो गया है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं फूड के बास्केट में जैसे वेजिटेबल्स है तो उसका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा बढ़ गया है, इट हैज इंक्रीज बाय 10.71%। पल्सेस इन्फ्लेशन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है पर फिर भी अभी भी वो 13.6% है। हाउसिंग इन्फ्लेशन अभी भी स्टेबल है, माइनर डिक्रीज हुआ है इस मंथ में टू 2.66%। इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स की बात करते हैं, वो बढ़ गए हैं बाय 4.8% एज पर द डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो कल रिलीज हुआ। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले महीने से तो वो 4.7% था। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इलेक्शंस के बाद अब फिर से पिकअप होने लगी है, ऐसा डेटा बता रहा है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो 40% वेट है ऑफ द आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो वो 6.1% से बढ़ गए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई कंपेयर टू 5.1% उसके प्रीवियस मंथ में। स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ये सारे इंडस्ट्रीज में एक सिग्निफिकेंट पिकअप देखा गया है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये एक अनदर गॉज रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी बढ़ रही है या घट रही है अक्रॉस दीज मंथ्स। सो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है इट हैज हेल्ड फॉर्म यानी इट हैज बीन स्टेबल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 25। अराउंड 7% की ग्रोथ है कंपेयर टू 5% जो एक साल पहले होती थी। नोमुरा का ये कहना है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है एंड 2030 तक ये क्वाड्रपल हो सकता है यानी 4 टाइम्स हो सकता है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसके कुछ रीजंस उन्होंने क्लियर बताए। उन्होंने कहा कि हाई सोर्सिंग होने लगा है ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स लाइक एप्पल एंड सैमसंग जो 20-30% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट है। ग्लोबल आईटी प्लेयर्स है जैसे लिनोवो, एचपी, डेल, वो 20% ऑफ द ग्लोबल रिक्वायरमेंट अब इंडिया से सोर्स करने लगे हैं। एक राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक यूसेज है एंड लोकलाइजेशन के लिए पुश होने लगा है इन ऑटोमोबाइल्स, तो वो भी एक रीजन है। एंड रेलवेज, टेलीकॉम, डिफेंस ये सारे सेगमेंट्स में यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी बढ़ने लगा है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर अनदर रीजन फॉर ग्रोथ। जो नोट है नोमुरा की उसमें उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया से ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वो लाइकली है टू स्केल फास्टर देन द डोमेस्टिक डिमांड। 35% सीएजीआर से ये स्केल अप हो सकते हैं जो एक्सपोर्ट्स का टोटल शेयर है इसमें। एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट शुड ग्रो एट अराउंड 15% सीएजीआर। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पुश है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लेड बाय द पीएलआई स्कीम जो $20 बिलियन वर्थ की पीएलआई स्कीम है, तो वो एक की इनेबलर हो सकता है टू अचीव दिस। उन्होंने रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया है कि इंडिया के जो कंडीशंस है करंटली रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग वो काफी सिमिलर है टू दोस जो यूएस, जापान, चाइना या ताइवान में थे बिफोर देयर मैन्युफैक्चरिंग पिक्ड अप
अ फ्यू डेकेड्स अगो। तो ये उन्होंने सारी बातें इसमें बताई। इसके चलते कुछ स्टॉक्स जो है इस सेक्टर से रिलेटेड वो भी कल ऊपर थे। स्टॉक्स लाइक केन्स वर अप बाय मोर देन 10%। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है ओएमसीज इंडिया की, वो डिसाइड कर सकती है टू कट फ्यूल प्राइसेस अगर क्रूड के प्राइसेस लो रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने कल कहा है। ऑयल मिनिस्ट्री की बातें चल रही है विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग थिंग्स लाइक विंडफॉल टैक्स। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इस पर फाइनल डिसीजन लेने वाला है। सो बोथ मिनिस्ट्रीज जो है वो एंगेज कर रही है इस मैटर में, उन्होंने ऐसा बताया है। जो सेक्रेटरी है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ऑयल के प्राइसेस काफी कूल ऑफ हो गए हैं इन द लास्ट 7 to 10 डेज, लेकिन वो सबड्यूड रहेंगे या नहीं ये उन्हें देखना है अगले कुछ हफ्तों तक। एंड अगर वो अगले कुछ हफ्तों तक सबड्यूड रहे तो दे कुड डिसाइड कि जो टोटल जो फ्यूल के प्राइसेस है वो भी कट किए जाए। तो डिसीजन इसी पर लिया जाएगा कि ब्रेंट क्रूड के प्राइस मॉनिटर किए जाएंगे अगले कुछ हफ्तों तक। ब्रेंट क्रूड जो बेंचमार्क है फॉर ग्लोबल प्राइसेस वो $70 पर बैरल से पहली बार नीचे आया है सिंस 2021। एंड बहुत सारे एनालिस्ट है वो ऑलरेडी फोरकास्ट कर रहे हैं कि शायद इससे भी नीचे ऑयल के प्राइसेस जा सकते हैं। सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि एज पर प्रोजेक्शंस ऑयल के लेवल्स $60 पर बैरल को टेस्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2025। स्टॉक वाइज न्यूज में जो न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग ईवी स्टॉक्स। सो ईवी स्टॉक्स कल ओवरऑल अगर हम देखें तो ऊपर रहे बाय ऑलमोस्ट 9%। कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम ई ड्राइव स्कीम जहां पर 10,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये आउटले जो है दैट इज फॉर 2 years टू बूस्ट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। जो स्कीम है इसमें सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी वर्थ ₹3,679 करोड़, जो इस पर एम्ड होगी कि इससे एनकरेज किया जा सके यूज ऑफ बैटरी पावर्ड टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, एम्बुलेंसेस, ट्रक्स एंड बाकी इमर्जिंग ईवीज। ये पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम। एंड 100% सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट 88,500 साइट्स। इसके अलावा जो सब्सिडी मैंने बताई उसके अलावा कुछ और भी इस स्कीम के जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से सपोर्ट काफी बड़ा है। अराउंड 24.79 लाख टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को सपोर्ट इस स्कीम के अंतर्गत होगा। अराउंड 14,000 ई बसेस को भी सपोर्ट इस स्कीम में होने वाला है। इसी के साथ हमारी न्यूज आज के लिए खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर जो है बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बिड्स खत्म हुए हैं। जो टोटल बिड्स रिसीव किए गए हैं इस आईपीओ के लिए वो इंडिया के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिड्स हैं। कंपनी ने मांगे 6,560 करोड़ रुपए मांगे थे मार्केट से, लेकिन जो बिड्स इस आईपीओ के लिए पोस्ट किए गए देवर 3.24 लाख करोड़। जी हाँ, 3.24 लाख करोड़। ओवर 88.94 लाख एप्लीकेशंस रिसीव किए गए हैं फॉर दिस आईपीओ। अगर हम सिर्फ इसका अनुमान लगाएं कि टोटल बिड्स जो किए गए हैं फॉर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ, वो जो पैसा है दैट इज इक्वल टू द मार्केट कैप ऑफ एशियन पेंट्स। जी हाँ, 3.24 लाख करोड़ इज द हाईएस्ट बिड दैट हैव बीन रिसीव्ड। अल्दो सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन टाइम्स में अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा आईपीओ नहीं है। पिछले साल जब टाटा ग्रुप का आईपीओ आया था फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज तो उसके जो ओवर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स थे वो इससे भी ज्यादा थे, लेकिन टोटल बिड्स जो वहां पर रिसीव हुए थे देवर फॉर 1.56 लाख करोड़। तो उसके मुकाबले यहाँ पर डबल से भी ज्यादा बिड्स रिसीव हुए हैं फॉर दिस आईपीओ। इससे पहले कोल इंडिया का 2008 में आईपीओ हुआ था एंड मुंद्रा पोर्ट का 2007 में आईपीओ हुआ था। तब उन आईपीओ के लिए 2 लाख करोड़ की सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स लॉक इन हुए थे। तो उसके कंपैरिजन में दिस इज मच हायर, लेकिन उस टाइम के मार्केट्स के लिए भी मुझे लगता है कि 2 लाख करोड़ इन दोज वैल्यू टर्म्स इन 2007-2008। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि काइंड ऑफ यूफोरिया तभी भी मार्केट में था, क्योंकि 2003 से लेकर 2007-8 तक काफी बड़ा बुल रन इंडियन मार्केट्स ने देखा था। ऑफ कोर्स उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद मार्केट्स बहुत हेवीली करेक्ट हुए थे। बट इतना बड़ा आईपीओ साइज, इतना बड़ा आईपीओ के बिड्स किसी आईपीओ को मिलना एंड दोज बीइंग इक्वल टू ऑलमोस्ट द मार्केट कैप ऑफ एशियन पेंट्स। अब ये सारा पैसा अगेन बैंक अकाउंट्स में पड़ा है जो जो जिस पर लॉक इन जो है वो मंडे को खुलेगा। तो ये भी देखना होगा कि ये सारे पैसे का असर स्टॉक मार्केट्स पर आता है या नहीं आता है, और इज इट द मनी
जो सिर्फ आईपीओ बिड्स के लिए ही रखा गया था। तो ये सारी चीजें हमें आगे दिखनी होगी, विच आर द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।